हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम भारत में विकास की रणनीति में हमें क्या सफलताएं मिली और क्या असफलताएं मिली उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, तो उसके दौरान हमें क्या क्या सफलताएं मिली, क्या असफलताएं मिली। या आपका ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में विकास की रणनीति का मूल्यांकन कीजिए। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बात करेंगे कि जब भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब जो 2017 में हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि पहले जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी उसका पहले नाम था योजना आयोग, फिर 2015 में बदलकर उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। बस इन दोनों में मेन थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो योजना आयोग था वो पहले केंद्र से राज्य की तरफ नीतियाँ बनाते थे, अब राज्य से केंद्र की तरफ नीतियाँ बनेंगी और इसके लिए कुछ विशेषज्ञों की भी ज़रूरत है, तो उसको विशेषज्ञों को भी डाला गया है। वो विशेषज्ञों द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी, सलाह मशवरा करेंगे, तो उसके आधार पर हमारे देश में जो आर्थिक योजनाएं बनेंगी वो काफ़ी सफल होंगी। तो हम बात करते हैं कि जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, तो उन्होंने क्या क्या सफलताएं पाई और क्या असफलताएं पाई। तो इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो हमने योजनाएं बनाई उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो ये है। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। एक वर्ष के अंदर जितने भी व्यक्ति, यानी जो भी हमारी टोटल जनसंख्या है, जितना भी उत्पादन करती है या जितनी उनकी इनकम है, तो उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय अगर हमारी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा आर्थिक विकास ज़्यादा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक विकास के लिए कुछ रणनीतियाँ अपनाई गई, जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारी 3.6% थी, फिर धीरे धीरे बढ़कर यह योजना 9वीं योजना में इसको 6.5% रखा गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन योजनाओं में तो इसमें 5% से हमें वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में हमारी वृद्धि हुई है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारी राष्ट्रीय आय बहुत नीची थी। अब आता है सेकंड, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो प्रति व्यक्ति क्या आय होती है? अगर हम एक वर्ष के अंदर जो भी टोटल उत्पादन को जनसंख्या से भाग कर दे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। इसका मतलब जो हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो कमाने योग्य हैं तो वो कितनी इनकम कमा रहे हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो भारत में प्रति व्यक्ति आय है वह 0 थी, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो इसमें प्रति व्यक्ति आय में भी दिन पे दिन निरंतर वृद्धि देखी गई है। अगर हम 1950-51 की बात करें तो पहले ही प्रति व्यक्ति आय 238 रुपये थी, जो यह बढ़कर 1835 हो गई है और 2004-05 में यह बढ़कर 12,416 हो गई है। तो यहाँ पर क्या करना है आप सभी को, जब आप पॉइंट लिखोगे, अगर बाई चांस आप एक्यूरेट कितनी परसेंटेज थी, कितनी बड़ी है, तो वो अगर आगे पीछे भी होगी तब भी आपके एग्जामिनर नंबर अच्छे दे देते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कई बार हमने अगर गलत लिखी है या सही, बट आपको ये पता होना चाहिए कितने प्रतिशत थी या कितने रुपए में लिखी गई थी। तो बस आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बात आती है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी निर्माण होता क्या है। पूंजी निर्माण होता है कि जब हम अपना बचत किया हुआ पैसा, हम नहीं यानी उत्पादक और होते हैं जो कोई फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, काम खोलते हैं, तो उनको उत्पादक कहा जाता है। तो पूंजी निर्माण क्या होता है? जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं किसी कंपनी को खोलने के लिए, तो उसको बोला जाता है पूंजी निर्माण। तो
तो पूंजी निर्माण की दर में भी वृद्धि देखी गई है। जब प्रति व्यक्ति आय हमारी ज़्यादा होती है तो फिर हम सारा पैसा है वो उपभोग पर खर्च नहीं करते, उसको हम कुछ बचा लेते हैं जो हमारी बचत होती है। तो बचत के लिए बचत की गई राशि को हम पूंजी निर्माण में लगाते हैं। तो पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए देश में बचत दर का बढ़ाना आवश्यकता। तो इसके लिए क्या गया, बैंक खोले गए, डाकघर खोले गए, बचत खाते खोले गए, बीमा कंपनियां खोली गई, जिससे कि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सके। और कई बार लोग जो एफडी करवा लेते तो उनका पैसा तो फिक्स हो जाता है, तो उनको उत्पादक लोन पे ले लेते हैं और उसके बाद वो पूंजी निर्माण कर सकते हैं, यानी अपने काम की शुरुआत करने के लिए उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें 1950-51 में तो पूंजी निर्माण की दर थी वो 11.8% थी। उसके बाद वह 1986 से 87 में बढ़कर 21.7% हो गई। अब बात करते हैं जो हमारा 4th पॉइंट है, सामाजिक न्याय। तो पहले क्या था कि हमारे देश में लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता था, यानी समाज में आप देखोगे कई तरह की कुव्यवस्था मौजूद थी, जैसे कि अनुसूचित जनजातियों के साथ बुरा व्यवहार, पिछड़े वर्ग वो काफ़ी पिछड़ रहे थे, महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजनाएं नहीं थी जिससे वो अपना विकास कर सकें। तो इससे क्या हुआ, और लोगों के जो जन स्वास्थ्य के लिए उचित उनको सेवाएं नहीं प्राप्त होती थी, जिसकी वजह से उनका जीवन रोग से ग्रसित हो रहा था। तो इसके लिए फिर धीरे धीरे बाद में हॉस्पिटल्स खुलते गए, सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जिससे अनुसूचित जाति जनजाति को भी लाभ हुआ, साथ में महिलाओं के विकास के लिए और उनकी एजुकेशन में बढ़ोतरी के लिए भी कुछ कार्यक्रम बनाए। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय भी हमें प्राप्त हुआ है। अब 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं कि साक्षरता की दर में वृद्धि तथा जन स्वास्थ्य में सुधार। अब क्या था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय अगर हम कहें कि देश में पढ़े लिखे लोग कितने थे, जो साक्षरता की दर थी वह 16.67% थी, लेकिन अब यह बढ़कर 52% हो गई है। तो केरल जैसे लोग राज्य में तो लगभग 100% व्यक्ति साक्षर हो गए हैं। देश में बहुत सारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इन सब की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ में ही अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, स्वास्थ्य केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र तथा ऐसे कई केंद्र, इन सब में भी वृद्धि हुई है। पहले जो हमारी भयंकर बीमारियाँ थी, चेचक, मलेरिया, पोलियो, इन सबको ख़त्म किया जा चुका है। पहले 1951 में भारतीयों की औसत आयु 35 वर्ष थी, जो 1991 की जनगणना के अनुसार 65.3 वर्ष हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जन स्वास्थ्य में भी सुधार आया है, लोगों के जीवन में सुधार आया है, साथ में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख गए हैं। अब बात करते हैं उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो आज भारत ने कृषि तथा अन्य उद्योगों में काफ़ी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इससे पहले भारत को अन्य देशों पर कृषि के लिए भी डिपेंड होना पड़ता था। अगर हम बात करें कि आप सभी को पता होगा जो हरित क्रांति अपनाई गई थी आज़ादी के बाद, तो वो इसीलिए अपनाई गई थी जिससे कि हम खाने पीने की चीज़ों पर दूसरे देशों पर डिपेंड ना रह सकें और अपने देश में हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का उपभोग कर सकें, यानी उत्पादन कर सकें। तो आर्थिक व्यवस्था के बहुत से क्षेत्रों में तो सराहनीय प्रगति हुई है, लेकिन जो मशीनरी का उत्पादन है वह ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग धंधे जिनके लिए मशीन की जो ज़रूरत होती है वो अभी भी भारत अपने आप पूरी कर रहा है, जैसे लोकोमोटिव, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, छोटी मोटी गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, निर्माण यंत्र, ऊर्जा उत्पादन यंत्र, दवाइयाँ, मशीनरी, औजारें। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भारत में उत्पादित होने लगी हैं। अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करें, बिजली बनाने की बात करें, तो भारत को संसार में 5वां स्थान प्राप्त है। साथ ही भारत अब पेट्रोल, प्राकृतिक गैसों की खोज के लिए भी खुदाई कर रहा है, जिसमें उसको आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है। ट्रक, जीप, कार, स्कूटर, इन सब का भारत स्वयं निर्माण करता है। और साथ में ही जो अंतरिक्ष में चलने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब में भी उन्होंने तरक्की की है। तो हम कह सकते हैं कि पहले भारत काफ़ी हद तक बाहर की कंट्रीज़ पर डिपेंड होता है, लेकिन अब जो उसका डिपेंडेंस है वो कम हो गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आत्मनिर्भरता हो गई है, अभी भी हमारी कुछ जो हम अच्छी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं।
हम अभी भी दूसरे देशों पर कुछ हद तक डिपेंड रहते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। अगर हम बात करें कि विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या उन्नति की है, आप देख ही सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तो ऐसे कुछ हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की है। उद्योग, कृषि, यातायात, संचार व्यवस्था, अन्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने से देश का आधुनिकीकरण हुआ है और विकास की गति बहुत तेज हुई है। भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी आधार इतना मजबूत है कि वह किसी भी प्रकार के उद्योग की स्वतंत्र रूप से स्थापना कर सकता है। तो औद्योगिक विकास की बात करें तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त है और अगर इसी तरह से भारत तरक्की करता रहा तो आने वाले समय में भारत का एक नाम हो जाएगा पूरी विश्व की कंट्रियों के बीच। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। अगर हम बात करें कि यातायात और संचार के साधनों का क्या हमारे देश में तरक्की रही है, तो इसकी भी तरक्की बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जब तक यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं होगा तब तक हम औद्योगिक क्षेत्र इवन कृषि क्षेत्र में भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाने के लिए हमें यातायात और संचार के साधनों की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी हमने बहुत तरक्की की है। पहले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में कुल खर्च का चौथा भाग इस क्षेत्र में खर्च किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हमने देश में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनाई, रेलवे लाइनें बिछाई, जहाजरानी, इन सब का हमने विस्तार किया। 1951 में भारत में पक्की सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,57,000 किलोमीटर थी, जो 1989 में बढ़कर 8.5 लाख किलोमीटर हो चुकी है। तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने किस मात्रा में तरक्की की है। तो ऐसा नहीं कि हमने सारी ही तरक्की की है, कुछ हमें सफलताएं भी मिली हैं तो कुछ हमारी असफलताएं भी हैं जिनकी तरफ भी हम नज़र डालते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें असफलताएं मिली हैं। तो विकास की रणनीति की कुछ असफलताएं और कमजोरियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर पहले आपने लिखा कि जैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने लिख दिया कि विकास होता क्या है, विकास के बारे में दे दिया कि हमने अपने देश का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है, पहले जो पंचवर्षीय योजना बनाते थे उस आयोग का क्या नाम था, बाद में इसका कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नीति आयोग इसका नाम रखा। तो इस तरह से लिखने के बाद फिर आपको करना है कि विकास की रणनीति की सफलता है अंडरलाइन, आफ्टर देन आप 1 बाय 1 करके पॉइंट डालेंगे। इसी तरह से असफलताओं के लिए भी आप इसी तरह से 1 बाय 1 पॉइंट डालेंगे और हाईलाइट जरूर करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो अचीव हो सकें। तो पहला पॉइंट आता है कि विकास की धीमी गति। यहाँ पर ये बात होती है कि हमने आर्थिक विकास तो किया है लेकिन उस स्पीड से नहीं किया जिस स्पीड से किया जा सकता था। हमारे आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रही है और हमने जो आर्थिक विकास के लक्ष्य रखे थे, हमने सोचा था कि ठीक है इस पॉइंट तक हम अचीव कर लेंगे, बट हम उस पॉइंट तक अचीव नहीं कर पाए। कृषि तथा उद्योगों में भी उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं। भूमि सुधारों की गति बहुत धीमी रही है। आप सभी को पता है कि भूमि सुधारों की जो बात है हमारी, वो हमारी आज़ादी की बात से ही चली आ रही है, क्योंकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो खेत हैं वो जमींदारों के होते थे। इसकी वजह से किसान अच्छे से खेती नहीं कर पाते थे, तो भूमि सुधारों की तरफ भी ध्यान दिया गया था। अब बात करते हैं बेरोजगारी में वृद्धि। तो विकास की गति का मुख्य लक्ष्य होता है देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, लेकिन हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। पहली बात तो सबसे बड़ी कि हमारे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका मेन रीज़न है कि जो हमारी कंट्री में लोग हैं वो निरक्षर हैं। इसकी वजह से जब वो अनएजुकेटेड हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा जनसंख्या होगी और जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी आएगी। तो उसके मुकाबले, जनसंख्या के मुकाबले जो गवर्नमेंट है या हम कहें कि हमारे देश में उद्योग धंधे के विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। और आप देख सकते हो अब तो शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि अब बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती जिसकी वजह से उनको जॉब्स मिल सके, और जॉब्स के लिए उनको 25-26 ईयर तक वेट करना पड़ता है। अब वही पॉइंट आ गया, निरंतर बढ़ती जनसंख्या। तो हमारे भारत की जनसंख्या चीन के बाद
दूसरे नंबर पर आती है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1950 से 51 की बात करें तो हमारी जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी, जो अब 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब सीधी सी बात है, जब विकास योजनाएं बनती हैं तो बढ़ती हुई जनसंख्या उसके प्रभाव को समाप्त कर देती है, क्योंकि जनसंख्या इतने अनुपात से बढ़ जाती है कि हमारे विकास है वो पीछे रह जाता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नए रोजगारों, खाद्यान्न में वृद्धि, औद्योगिकरण, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा के प्रसार आदि का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। अगर हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है हमें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जनसंख्या पे नियंत्रण प्राप्त करना होगा। अगर हम जनसंख्या पे नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाए तो हम कितना भी विकास कर ले फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब आता है धन पर असमान बंटवारा। अगर हम बात करें कि विकास की राजनीति का एक लक्ष्य था आर्थिक असमानताओं को कम करना, यानी देश में धनी और निर्धन के बीच की खाई को कम करना, लेकिन अभी भी देखिए हम धनी और अधिक धनी और निर्धन और अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। भारत में आज 3% परिवारों के पास कृषि भूमि का 50% भाग है, जबकि 75% परिवारों के पास कुल कृषि भूमि का केवल 10% भाग है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि असमानताएं बढ़ रही हैं काले धन के कारण, इन सब के कारण। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ा है। आप देख सकते हो अभी लॉकडाउन के दौरान ही आप देख सकते हो कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अभी भी चल रही हैं और जो छोटी कंपनीज़ हैं वो बंद है। तो इस तरह से जो विकास की दर है वो छोटी कंपनी की या छोटे जो मजदूर होते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, तो वो रफ्तार नहीं पकड़ पाते, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन लोगों को हो जाता है जिनके पास ऑलरेडी संसाधन है या उनके पास ऑलरेडी धन है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब बात करते हैं हम कीमतों में वृद्धि की। तो वैसे तो विकास प्रक्रिया के साथ साथ कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन भारत में यह वृद्धि विकास के अनुपात से कहीं अधिक है। यहाँ प्रतिदिन कीमतें बढ़ती जाती हैं और सरकार उन पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। आप सभी जानते हो कि पेट्रोल की कीमत अब 100 पार कर चुकी है। तो प्रशासनिक सेवाओं पर अधिक खर्च। भारत में विकास योजनाएं सरकारी कर्मचारियों द्वारा लागू की जाती हैं और इन्हें लागू करने के लिए प्रशासकीय सेवाओं पर बहुत खर्चा किया जाता है। किसी योजनाओं के अनुमानित खर्च का बड़ा भाग इन कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च हो जाता है, तो योजनाओं पर खर्च करने का इतना पैसा बचता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासकीय सेवाओं पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, जबकि उन्हें जो योजनाएं बनानी चाहिए और जो योजनाएं हमें मिलनी चाहिए उस पर पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं हम संतुलित प्राथमिकताओं की कमी। पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्राथमिकताएं निश्चित की गई थी उनमें संतुलन बनाए रखने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया तो औद्योगिक विकास को धक्का लगा, जब औद्योगिक विकास की ओर ध्यान गया तो कृषि उत्पादन घटा। तो हम एक टाइम पीरियड में दोनों पर ध्यान नहीं दे पाए, एक की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे तो दूसरी जो अर्थव्यवस्था है या उत्पादन है, विकास है, तो उसका घट गया। तो हमने संतुलित तौर पर ध्यान नहीं दिया और जनता की भागीदारी का अभाव। विकास योजनाओं में जनता की वास्तविक भागीदारी के अभाव के कारण भी योजनाओं को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कुछ तो निरक्षरता के कारण आम आदमी इनमें कोई रुचि और भागीदारी नहीं रखता और कुछ सरकारी मशीनरी भी जनता को इसमें भाग लेने का अवसर देना नहीं चाहती। अब क्या होता है कि जब हम सफलता और असफलताओं के पॉइंट लिख लेते हैं, आफ्टर दैट जब हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन क्वेश्चन, जब हमारा वो एंड हो जाता है तो उसके बाद हमें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। इससे जो एग्जामिनर, इससे हमारा जो पूरा चैप्टर हमने पूरा क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन के बारे में जो आंसर लिखा है उसका पूरा सार निकल में आता है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को जो अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं विरासत में मिली, उनका समाधान करने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए और रणनीतियां बनाई गई।
तो हमारे देश में जो समाजवादी, पहले कुछ नेताओं ने समाजवादी समाज में बदलने की कोशिश करी, तो कुछ नेताओं ने पूंजीवादी समाज में बदलने की कोशिश करी। लेकिन हमने कहा कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से चलाना है तो हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही हमने इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, टाइम टू टाइम योजना आयोग द्वारा बनाई गई। तो उसके अंदर हमें कुछ सफलताएं और असफलताएं दोनों ही हाथ लगी। तो सीधी सी बात है, कोई भी पॉइंट हो उसके दोनों फैक्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हमें वो दोनों ही मिले। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप सभी मेरी वीडियो लास्ट तक वॉच करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर केएस क्लासेस।